नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। और किसका गुजरात, किसका हिमाचल, बात इसी पर चल रही है। लेकिन ताजे जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि गुजरात में जोरदार बढ़त ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिएगा ताजा रिजल्ट आपको टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भानु प्रताप चुनाव में कांग्रेस की सावित्री मार्डे आगे बताई जा रही है, जो छत्तीसगढ़ से आता। गुजरात के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि बात करते हैं भानु प्रतापपुर की, जो छत्तीसगढ़ में आता है, तो सावित्री मंडावी वहां से आगे नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सीट 2023 से पहले ये उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन बड़ी बात यही है कि गुजरात के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार बढ़त। भारतीय जनता पार्टी 149, कांग्रेस 19, और आपकी बात करें तो वो भी 10 के भीतर दिखाई दे रही। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीटें, गोधरा से बीजेपी के सीके राहुल जी आगे दिखाई दे रहे। बिरमगांव की बात करें तो हार्दिक पटेल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वो भी आगे बताए जा रहे हैं। अल्पेश ठाकुर भी आगे बताया जा रहा है। ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे वो यहां नजर आ रहे हैं। और आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पहली बार एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही गुजरात में। 150 के लगभग सीटें यदि अभी जो दिखाई दे रहा है तो उससे, लेकिन हिमाचल में नेक टू नेक 33-33 दोनों को दिखाई दे रहा है। लेकिन 32-34 का आंकड़ा ताजा आंकड़ा है, पर इसमें घटबढ़ हो रहा है। कभी कोई आगे दिखाई दे रहा है, कभी कोई। और इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, अब पार्टी का ढलान चालू हो गया है। लोगों ने उनका चेहरा पहचान लिया है। और जहां कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार मंत्रियों के क्षेत्र में आप साफ हो गई है। आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जो जेल में ऐश कर रहे हैं, उनके यहाँ से आप पार्टी साफ हो गई है। मनीष सिसोदिया, जो बहुत बड़े शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके क्षेत्र में आप साफ हो गई है। अमानुल्लाह, जो कि दंगे के लिए भी जिम्मेदार है, उनके आप साफ हो गई। तो दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को पहचान लिया है और अब ये आपका ढलान है। चलिए, तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जो कह रहे थे कि आपका ढलान है, आप पर बोल रहे थे। हालांकि गुजरात और हिमाचल पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उससे पहले वो आगे बढ़ लिए। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमाचल में जो जोरदार टक्कर दिखाई दे रही, भारतीय जनता पार्टी 32, कांग्रेस 34, तो क्या कांटे की टक्कर के साथ अंतिम दौर तक इंतजार करना पड़ेगा कि हिमाचल में क्या होगा? हमारे साथ तो 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवदत्त जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो चुनाव परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जैसा मेहनत गुजरात में की गई, ये जरूर आरोप लगते रहे कि पूरी जान झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री लगातार बने हुए हैं, बात ये भी कही गई कि अमित शाह बने हुए। लेकिन क्या ये तैयारी थी एक बहुत ही जोरदार तरीके से वहां पर जीत हासिल की जाए और इसका मैसेज पूरे देश में 24 में भी और 23 में जहां जहां चुनाव होने, उस पर सीधा चला जाए? देखिए, भारतीय राजनीति में मोदी और शाह का जो युग है, वो राजनीति के पैटर्न बदलने वाला युग है। आप वो पहले दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे और भाजपा को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, तभी से उन्होंने रणनीति बना ली थी। और गुजरात तो एक प्रयोगशाला बन चुका है भाजपा की। और जिस तरह के परिणाम आए हैं, उससे मुझे लगता है कि आगामी जो 7-8 राज्यों के चुनाव हैं और फिर लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, उसको लेकर भाजपा को एक वातावरण बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मोदी और शाह की जो रणनीति है, 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे बढ़ने की, वो लगातार देख रही है। और क्या उनका आत्मविश्वास और आत्मबल देखिए और मेहनत देखिए कि प्रधानमंत्री स्वयं सक्रिय रहे। गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो लगातार गुजरात में डले रहे। और आप जब 2014 में आप देखेंगे कि भाजपा और संघ जैसी पार्टी में उन्होंने कहा देश में अब की बार मोदी सरकार, इसको उनको कोई हिचक नहीं कि हम जो कर रहे हैं, हमारे अंदर जो क्षमता है, हम जो रणनीति बनाते हैं, उस पर उनको पूरा भरोसा। हिमाचल में कहाँ गड़बड़ हो रही है? हिमाचल में अभी देख रहे हैं हम नेक टू नेक फाइट। हालांकि अभी तो कांग्रेस ने वहां पर बढ़त ले रखी है। तो क्या ये भी रणनीतिक तौर पर कहीं जो हिमाचल के भीतर चीजें दिखाई दे रही थी, कई तरह की वहां की बातें आती रही है, उसका असर है? बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश का एक तो परंपरागत पैटर्न है कि एक बार एक सरकार दूसरी बार पलट देते हैं सरकार को। भाजपा ने पूरी कोशिश भी की कि हम इस पैटर्न को बदलें, लेकिन अभी तक तो जो रुझान है वो यही बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। और
मैं जो बात करने जा रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस देखिए, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वे सब नेताओं के गृह प्रदेशों में, उनके जिलों में सबको एक टेस्ट लगा चुके होते हैं, फिर एक उभर के आता है कि मोदी शाह ही रणनीतिकार है, वो ही परिणाम दिला सकते हैं, और पूरे आत्मविश्वास के साथ। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी ने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया, तो ऐसा कहना चुनाव के वक्त पे ये कोई साहस का काम है। जैसे अब की बार मोदी सरकार 2014 में कहा था, तो वो जो एक पूरी पार्टी को भी संदेश देते हैं कि परिणाम मूलक हम ही है, पार्टी में हमारी जोड़ी ही जो ओपनिंग करती है उसमें परिणाम आते, और आप विपक्षी दलों को भी संदेश देते हैं कि आप इस ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए कि इस बार हम 99 पे आ गए हैं तो अगली बार हम बहुमत की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसी दिन से उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी, जो हार्दिक पटेल को ले आए और जो भी जो अल्पेश ठाकुर को ले आए, पाटीदार पटेल ठाकुर जो भी मतदाता थे उनने सबको अपनी तरफ कर लिया। तो ये रणनीति और राजनीति तो वही है, जब सब विरोध में हो, सब विपक्ष में हो, फिर आप जीते। बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम नहीं गए। और बिल्कुल सियासत बहुत अलग भी हो गई है कि बहानेबाजी चलती भी नहीं, जो मेहनत करता है उसको उसका लाभ मिलता है, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे। अवनीश जी, क्या हो गया गुजरात में इतना कम, और हम लगातार इस पर बात कर रहे थे, आपने पूरी तरह छोड़ ही दिया था गुजरात को, रुकता असर भी दिखाई दे रहा, सिर्फ 19। मनोज जी, आप इस बात को स्पष्ट माने कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी ने अपना काम कर दिया है गुजरात में। आम आदमी पार्टी का, चाहे वो MIM हो, ओवैसी की पार्टी, इनका एक ही काम रह गया है कि भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना। ठीक है, एक दो राज्यों में इनको आपने खुली छूट दे दी, लेकिन अधिकतर ये करते हैं उन्हीं के निर्देशों पर काम। और सबसे बड़ी बात देखें, मैं तो कहता हूं मनोज जी, ठीक है आज जो जनता के परिणाम आ रहे हैं अभी थोड़ा और हम इंतजार कर लें, थोड़ा और हम वेट कर लें, लेकिन आप देखें मनोज जी, ये बात तो स्पष्ट है कि गुजरात में समस्या नहीं है। 27 साल से आपकी सरकार थी, फिर भी इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी कि आपको 68 टिकट काटना पड़े। और सबसे बड़ी, जब आप टिकट काटते तो ये बात 150 ला रहे हैं उस पर देखिए ना। नहीं मनोज जी, देखिए ये इस बात को आप नकार नहीं सकते कि पूरी चुनी हुई सरकार आपने बदल दी, पूरे मंत्री बदल दे, मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री नेतृत्व परिवर्तन एक अलग विषय है। अगर आप सरकार बदल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जनता में आपके प्रति गुस्सा था, उस गुस्से को थामने के लिए, ठीक है वो तो मदारी का खेल है साहब, जो मोदी और शाह जो एक मदारी का खेल दिखाते कि ये नहीं लाल नहीं चलेगा तो काला इतनी चलेगा। बड़ी रिस्क लेना, सबको सारे बदल डाले, उसके बाद एक बात मुझे बताएं, लोगों क्या जनहित जैसी कोई चीज नहीं है? आज आप देखें गुजरात के स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षण संस्थानों की क्या हालत है, हम सब ने देखी। गुजरात में क्या मोरबी क्या गुजरात में नहीं है, जहां 150 लोग मारे गए मोरबी में, अगर फिर भी अगर वहां की जनता चुन रही है साहब, तो मैं ऐसी जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जनता को दूर से ही प्रणाम करता हूं भैया। अगर फिर भी जनता चुन रही है कि 150 लोग मारे जाते हैं, हम तो कह रहे ना चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण आज इस पर भी तो बात कर लीजिए। 99 से आप 19 पर आ रहे हैं सर। बिल्कुल आप ये भी देखें ना कि एक दूसरा राजनीतिक दल भी एंटर किया है मनोज जी। अच्छा एक बात तो बताएं, हिमाचल में स्थिति ऐसी क्यों नहीं है? हिमाचल में आप देखें नेक टू नेक फाइट चल रही, बल्कि मनोज जी मैं दावे से कह रहा हूं कि हिमाचल में 1 घंटे में हम 40 पार कर जाएंगे। हम वहां सरकार बना रहे हैं, दावे से कह रहा हूं। पंकज जी मुस्कुरा रहे, पंकज जी मुस्कुरा सकते हैं, मैं भी मुस्कुरा सकता हूं, एक जगह वो जीत रहे हैं, एक जगह मैं जीत रहा हूं, लेकिन सच को स्वीकार करेंगे पंकज जी कि गुजरात में क्या मोरबी गुजरात, मेरा एक ही सवाल है, मोरबी क्या गुजरात में नहीं है? मोरबी में आपने क्या, और ये गुजरात की पूरी कहते हैं तस्वीर है, गुजरात में हर जगह यही हो रहा है। सर यही कहा जाता है कि यदि चुनाव में जिस पार्टी को जनता सपोर्ट कर दे और फिर ऐसा सपोर्ट जिसमें आंकड़ा 150 के पार चले जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि मुद्दे स्वाभाविक आप विपक्ष में मुद्दे उठाएंगे, लेकिन मोहर लगा रहे हैं। 25 साल लगातार आप देखें, 32 साल लगातार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार, ठीक है, और लगातार आपने देखा पश्चिम बंगाल पिछड़ता रहा। क्या उसको आप विकास कहेंगे? सरकार बनाने के कई तरीके होते हैं। अगर ये खुद ही भाजपा कहती है, जब ममता बनर्जी से चुनाव लड़ती, तीसरी बार ममता बनर्जी का टेनर चल रहा है। सर गुजरात को मॉडल बनाकर प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखा और फिर वो चेहरा पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। जी पंकज जी, देखिए प्रवीण जी, पंकज जी आपको गुजरात के लिए तो बधाई दी जा सकती है, मुस्कुरा सकते हैं आप, लेकिन सर हिमाचल के लिए थोड़ा मुस्कुराहट कम है। सर हिमाचल की भी दे दीजिए मनोज जी, कोई मुस्कुराहट कम नहीं। वो इंतजार करना है सर। है साहब, निश्चिंत रहिए आप सर, अब 1 बजे भी 1:30 बजे बैठेंगे तो नहीं, तो कौन से मतलब सरकार बनाने की तैयारी है, वो कैसे बनेगी अलग मुद्दा है ऐसा। नहीं कैसे नहीं सर, बहुत से सरकार बनेगी। हाँ हेलीकॉप्टर तैयार, इनके चार्टर तैयार है,
कहीं मैं रिसोर्ट तो सिर्फ में ये रिसोर्ट भी पूछ रहा बुक था कर दिया मनोज जी, होगा। चलिए कि सुनिए जी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जन विकास के कार्यों को मदारी का खेल जो कांग्रेस समझे, जिसका नेता रणछोड़ दास की भांति चुनावी रण से मैदान छोड़कर भाग जाए और यात्रा के नाम पर ऐसे लोगों से टुकड़े टुकड़े गैंग उनके साथ फोटो खिंचवाकर प्रसन्न हो। आज ये ऐसी सूचना है कि रणछोड़ दास जी जो है वो यात्रा रोक देंगे और मंथन करेंगे कंटेनर में डब्बे में बैठकर, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को डब्बे में डाल दिया। आप नहीं, अब आप इस समय कह रहे हैं टाइम भाई होता 10:30-11 बजे मंथन का समय शुरू हो जाता। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डब्बे में बैठ के जी, मंथन करेंगे। जी। सब देखो 2014 से पंकज जी, मंथन चल रहा है। पंकज जी, मैं एक 2 मिनट रोक रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जुड़ रहे हैं ग्वालियर से सीधे, उनसे बात कर लेते हैं। और वो सभी लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई है गुजरात के चुनाव में। प्रद्युम्न जी सीधी सुन लीजिए। उमेश, चलिए लौटते हैं एक बार फिर मेरे साथ। जी पंकज जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आग्रह कर रहा था कि जिस पार्टी की स्थिति ये हो कि गुजरात में लगातार 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही हो, पिछले चुनाव में हम 100 से एक कम यानी 99 सीटों पर आ गए हों, और आज यदि 151 का फिगर दिख रहा हो, और उसके बाद कांग्रेस का कि गुजरात का विकास नहीं हुआ, मोरबी में ऐसा हुआ, ये गुजरात की जनता। ठीक है पंकज जी, लौट रहा हूं मैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त, कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। प्रद्युम्न जी, गुजरात मुस्कुराने का मौका दे रहा है लेकिन हिमाचल चिंता बढ़ा रहा है। नहीं, गुजरात, ये आप मेरी बात समझिए, गुजरात मुस्कुराने का जो समय दे रहा है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का जो एजेंडा है, आम व्यक्ति के उत्थान का जो एजेंडा है, उसके कारण जो विकास हुआ है, उसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये लोगों का विश्वास वहां जीता है। हिमाचल में क्यों नहीं जीत पा रहे? हिमाचल में भी देखिए, अभी पूरे परिणाम आने दीजिए, हिमाचल में भी परिणाम अच्छे आएंगे। जी, तो क्या ये गुजरात में जिस तरह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं इसका असर अब, क्योंकि अब तैयारी 2023 में है मध्य प्रदेश की, और पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी से 2023 के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले लड़कर आप आए उपचुनाव में, लेकिन अब पूरी तरह बीजेपी के हैं आप लोग। इसका असर दिखाई देगा या हिमाचल का असर भी असर छोड़ जाएगा मध्य प्रदेश में? देखिए, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने विकास का पहिया जो तेजी के साथ चल रहा है और आम लोगों के उत्थान के लिए जो काम चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को बनाएंगे, ये भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन गुजरात में जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस लोगों के बीच, गुजरात में मध्य प्रदेश के भी तमाम लीडर्स गए, करीब 90 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने मेहनत की है, और एक रणनीतिक तौर पर एक पूरी पार्टी की जो रणनीति बनाई गई, ये उसका असर माने या प्रधानमंत्री और अमित शाह की मेहनत का असर माने? देखिए, पार्टी के वहां के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास को और देश का जो परचम विश्व भर में फहरा रहा है, इसको लोगों ने उसकी सराहना करके और ये सरकार बनाने का फैसला किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, कह रहे हैं कि जिस तरह का गुजरात का विकास का मॉडल है उसको जनता ने सराहा है और उसी के कारण ये स्थितियां नजर आई है। लेकिन एक अलग तरह की देवतुल्य कार्यकर्ता, प्रद्युम्न जी भी सीख गए आप कहना पंकज जी, देवतुल्य कार्यकर्ता। पंकज जी, तो यही आग्रह कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता होता है, और पूरे देश में मनोज जी इस समय एक व्यापक संवाद है कि जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति, जिस प्रकार लोगों के साथ छल कपट धोखे की राजनीति, जिस प्रकार भय भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने करी, उसका परिणाम ये है मनोज जी कि 2004 से इन चुनावों के पहले 50 चुनाव में से 39 हारे थे, अब 52 में से 41 चुनाव हारे। जो चुनाव होता है वह कांग्रेस पार्टी की हार, और ऐसी बुरी हार होती है
जी। 77 सीटों से 19-20 पर आ गए और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब गुजरात का विकास नहीं हुआ। अरे शर्म आना चाहिए। सच को स्वीकारो कि रणछोड़ दास राहुल गांधी जी एक फ्लॉप राजनेता है, उनके बस की राजनीति नहीं है। तमाम पाखंड नोटंकी कर लिए, परिवर्तन पे लत्ती से पर है। राहुल गांधी क्या है, कांग्रेस पार्टी में सांसद हैं, पर मालिक वही है कांग्रेस पार्टी के, वही सब तय करते हैं। क्या भूमिका है खड़गे जी जो अध्यक्ष बने और क्या नतीजा है? तो सर खड़गे साहब गए थे ना गुजरात में, खड़गे साहब गुजरात में गए थे सर, नतीजा क्या रहा सर? तो नतीजा वही है ना। प्रधानमंत्री जी रावण है, वो बोल क्या है खड़गे जी? जी गुजरात की जनता ने कुछ कह रहे हैं अपनी रावण है वो ठीक है। आज आपका नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता की दलाली करके लोकतंत्र को बेच के लोकतंत्र का सौदा करके भाजपा के, लेकिन आप ये मत भूलिए उन्हीं राहुल गांधी को आप अपना आदर्श मानते थे जिनको आज आप रणछोड़ दास कह रहे हैं। आश्चर्य इस बात की है, इस तरह की शब्दावली आती कहां से पंकज जी? पंकज जी, इस तरह की शब्दावली मुझे नहीं लगता कि आपको उपयोग करनी चाहिए। राहुल गांधी जी कहाँ गए? रणछोड़ दास राहुल गांधी जी डब्बे में बंद कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की औकात बताने की बात कर रहे थे। गुजरात की जनता ने बताया कि क्या मोरबी गुजरात में नहीं है? पंकज जी जवाब दो। अरे 150 लोग को मोरबी में नहीं मारेगा? जवाब दो पंकज जी। क्या मोरबी गुजरात में नहीं है? जवाब दो। गुजरात के जो उद्योग बंद है, गुजरात में जो अस्पतालों की दुर्दशा है, गुजरात में जो शिक्षण संस्थान बंद है, क्या वो गलत है? पंकज जी जवाब दो। 27 साल से चलिए सर चर्चा करके सत्ता की लूट की है गुजरात में और कुछ नहीं किया है। आज भी आपने आम आदमी पार्टी एमआईएम को मिला के चुनाव जीतने का प्रयास किया है। आश्चर्य में इस बात का पंकज जी क्या आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं? राहुल गांधी सुपर, ये आपको शोभा नहीं देता है। सर स्वीकार करो। चलिए राहुल गांधी सर ताजा आंकड़ा जो दिख रहा है वो 33 है अवनीश जी, 33 है। हिमाचल में भी 33। देखिए मैं मनोज जी पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, थोड़ा आप अपन इंतजार करें। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की ही बनी। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुजरात में भाजपा को बढ़त है और बड़ी विशाल बढ़त है हाल फिलहाल, ठीक है। लेकिन मैं हिमाचल की अगर आपको कहूं तो सरकार वहां कांग्रेस पार्टी की बनेगी और पूरे दावे से कहता हूं बनेगी, मतलब बनेगी। जी देवदत्त जी वापस आपकी तरफ लौट रहा हूं। जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, जो गुजरात का हम जिक्र कर रहे थे, आप देखिए कि जो बड़े शहर है, बीजेपी को ये पता है कि बड़े शहरों में हम अच्छी बढ़त ले सकते हैं और जिस तरह के परिणाम दिखाई दे रहा है वो भी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र खासकर दक्षिण गुजरात में ये कहा जाता रहा कि कभी वहां पर बीजेपी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस ने लूज किया, आपको मैदान में उतारा और इस तरह से पूरा एक घेराबंदी कर दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप आती रहे और बड़े शहरों पर नजर बनाकर रखी जाए। तो क्या ये उस रणनीति का हिस्सा है? और बहुत ही रणनीतिक तौर पर गुजरात में अब तो 150 से 152 के ऊपर जाती हुई सीट नजर आ रही है। देखिए गुजरात तो एक तरह से प्रयोगशाला बन चुका है उनके चुनाव की रणनीति बनाने का, और मुद्दों को किस तरह से सेट किया जाए और किस तरह से जमीन पर जमावट की जाए। आप देखेंगे कि आप पार्टी के लिए बहुत हल्ला हो मचा था कि शहरों में ये करेगी वो करेगी, कुछ नहीं कर पाए। उसी समय दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव थे वो घोषित हो गए, तो आप पार्टी यहाँ भी व्यस्त हो गई। उनकी रणनीति को आप इस तरह से देखिए कि जब वो 17 के चुनाव में उनकी सीटें कुछ कम हुई थी, तभी से उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे कि लोकसभा की हारी हुई सीटों पर काम कर रहे हैं, उन राज्यों में काम कर रहे हैं जहां वो पिछली बार सरकार नहीं बना पाए। तो वो बहुत पहले से रणनीति बना लेते हैं और जब जमीन पे जमावट कर लेते हैं जो उनके बूथ के कार्यकर्ता, और कहाँ किसकी ड्यूटी लगाना है, कहाँ कौन से मुद्दे को लेना, कौन थोड़ा भी जनाधार वाला नेता है उसको कैसे साथ में लेना। जैसे मध्य प्रदेश में वो सिंधिया को ले गए, ऐसे ही वहाँ हार्दिक पटेल और जो लोग 2017 विरोध में उतरे थे वो सब उनके साथ हैं। और कितना साहसिक उनके निर्णय होते हैं कि पहली बार के जीते विधायकों को मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया और सबको। आप उसी गुजरात से आडवाणी आते थे और कोई नेता इतना साहस कर नहीं पाता था, कर नहीं सकता जितना वो करते हैं। उनका साहस, आत्मविश्वास और आत्मबल वाकई में दिखाता है कि वो एक राजनीति के चलिए सर ऐसे खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से जो विपरीत परिस्थितियों में परिणाम लाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती, खासकर बड़े नेता। लेकिन सीधे न्यूज रूम की तरफ चलते हैं। कुछ ताजा अपडेट लेकर मेरी सहयोगी जया मेरे साथ जुड़ रही है और साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे शैलेंद्र जी भी रहेंगे, आउटपुट हेड है वो भी रहेंगे, वो भी कुछ जानकारी देंगे। जया बताइए क्या है ताजा अपडेट, क्या ये माना जाए आंकड़ा और बढ़ गया?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, सबसे पहले और सबसे तेज जो आंकड़ा है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गुजरात में बीजेपी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। अपने रिकॉर्ड तो तोड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का जो पुराना रिकॉर्र्ड है वो भी तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि करीब 151 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। खास बात यह है कि 1985 में कांग्रेस 149 सीटों पर गुजरात में जीती थी और यहां पर बीजेपी अब कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी 27 साल का जो फैक्टर था वो भी काम नहीं करा, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी यहां पर काम करती नजर आ रही है। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे आखिर इस रुझान के और ये जो जीत लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है जीत पर, इसके मायने क्या है ये समझने की जरा हम कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता शैलन सिंह राजपूत इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलन जी, सबसे पहले तो इसके मायने में समझना चाहूंगी कि अपने रिकॉर्ड तो तोड़ रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का भी पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त करती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। 1985 में जब माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जब कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, जिसका रिकॉर्ड निश्चित रूप से टूटते हुए दिख रहा है, क्योंकि 151 का अभी आंकड़ा दिखा रहा है और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, और मोदी जी जब मोदी के नेतृत्व में 2002 में चुनाव हुए थे, तब भी बीजेपी ने 127 सीटें जीते थे। ये बीजेपी का रिकॉर्ड था, तो उससे भी आगे जाती दिख रही है बीजेपी। देखिए, जैसे यहाँ सबसे बड़ी बात है, कोई पार्टी अगर लगातार 27 साल किसी राज्य में गवर्न करती है और उसके बाद भी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मेरे ख्याल से अभी तक भारतीय सियासत के इतिहास में ऐसा किसी भी प्रदेश से ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आया। नहीं, लेकिन जया एक सवाल शैलन जी से अभी भी पूछिएगा। मोदी का जादू चल रहा है, पूरा बरकरार है, और एक साल जब 24 में चुनाव होंगे, आम चुनाव लोकसभा में, तो ये मैसेज वहां तक जाएगा। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये रिजल्ट है बीजेपी के लिहाज से। जया, लेकिन शैलन जी से एक सवाल पूछिएगा कि हिमाचल का रिकॉर्ड टूटेगा क्या? 77 से 15-16 हिमाचल में जो ट्रेंड चलता रहा वही ट्रेंड फिर दिखाई दे रहा है। आप पार्टी जो बड़े दावे किए जा रहे थे कि आप वहां पे बहुत अच्छा करने वाली, हालांकि खाता खोलते हुए दिख रही है, वो 5-6 सीटों पर अभी आगे है। हो सकता है इस आंकड़े पर वो टिके, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि आप प्रदर्शन करेंगे, वैसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, और एक जो मोदी का चेहरा, जो सबसे बड़ी बात है, जो एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि आज भी बरकरार है जादू, ये बीजेपी एस्टेब्लिश करने में पूरे देश में साबित हुई है। क्योंकि ये मैसेज जो है खासतौर से गुजरात का पूरे देश में जाता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह राज्य है। तो ये बहुत बड़ी जीत है एक तरह से बीजेपी की, कह सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए बड़ी जीत तो इसे माना जा रहा है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो 151 सीटों पर इस वक्त बीजेपी जो है लीड लेती दिखाई दे रही है। तो इसे गुजरात में ये कहा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि 151 का शगुन हमें मिला है और पीएम मोदी ने 151 का शगुन दिया है। अब जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए गए थे, मोरवी पुल हादसा, इसके साथ ही बिल्किस बानो का जो केस थे, तमाम मुद्दे वहां पर उठाए गए थे, लेकिन मोरवी में ही बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है। तो क्या हम यूपी को यहाँ पर याद करें, लखीमपुरी और इसके साथ ही हाथरस का केस, वहां पर बीजेपी ने लीड ली थी, क्या यूपी याद आ रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए, गुजरात में ये एक बार फिर साबित हुआ है कि शख्सियत बहुत मायने रखती है, और जो खासतौर से मोरवी वाला केस हुआ, उसमें ये जनता ने नकारा है कि 1-2 हादसे के कारण पूरा जो उसका विकास का मॉडल है गुजरात को, उसको नकार दिया जाए। तो ये मैसेज देने में बीजेपी सफल रही है। और जैसे आरक्षण का मुद्दा था, जैसे 1982 में मैं आपको बताऊं कि गुजरात हमेशा से प्रयोगशाला रहा है सियासत की। 1985 में जो बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस को, जब 149 सीटें जीती थी, तब भी जातीय समीकरण को साधा था। तो फिर 2017 में जब बीजेपी 99 सीटों पर आ गई थी 117 से, जब उसको नुकसान हुआ था, तब भी जातीय समीकरण वहां बिगड़े थे। लेकिन इस बार सारे जातीय समीकरण, कोई जातीय समीकरण नहीं चल रहा था, उसके बाद ये परिणाम आया है। तो ये बीजेपी इस चीज को भी, जो हमेशा पूरे देश में वो कहती है कि हम जाति की सियासत नहीं करते, धर्म की सियासत नहीं करते, और सिर्फ विकास के मॉडल पर काम करते हैं, तो ये एक ये मैसेज भी देने की वो कोशिश। और इस बार देखिए, सबसे बड़ी बात थी, कोई भावनात्मक मुद्दा हावी नहीं था गुजरात में। 1-2 बार जैसे कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी जरूर हुई, एक बार उनको औकात वाली बात प्रियदास मुंशी ने कही, और उसके बाद रावण का जिक्र आया खड़गे के द्वारा, तो वो भावनात्मक मुद्दे भुलाने की बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर गई नहीं इस बार, जैसे पहले जाती थी कि वो एक इमोशनल कार्ड। चलिए जया, कुछ ताजा अपडेट रहेगा तो मैं फिर आपके पास लौटूंगा। मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त। बहुत धन्यवाद जया और आप शैलन जी, आप दोनों जुड़े। लेकिन वापस आता हूँ स्टूडियो की तरफ, मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि जो रिकॉर्ड आपका रहा करता था, जिसका जिक्र अभी जी पंकज जी कुछ कह रहे हैं, कहीं अपनी बात करिए। आग्रह कर रहा हूँ सर कि सारी रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण चीज ये है, बताइए। 1985 में माधव सिंह सोलंकी जी को जीत नहीं मिली थी सर,
जी जी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो सिंपैथी की वेव थी अच्छा, उसके चलते जी। कांग्रेस पार्टी को हर जगह एडवांटेज मिला था। तो ये रिकॉर्ड कांग्रेस का या माधव सिंह सोलंकी जी, भरत सिंह सोलंकी जी के पिताजी उनका नहीं था जी। ये इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के उपरांत देश भर में जहां भी लोकसभा के चुनाव थे तब कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, आज तक वो नहीं मिल पाई। कई राज्यों मनोज जी में जरा कांग्रेस की जानकारी तो- दुरुस्त कर दो पंकज जी मैं की आपका जानकारी। सवाल ले रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब। 1985 में अवनीश जी, इंदिरा गांधी की मृत्यु पंकज की जी, बात कर रहा हूं। अवनीश जी, हाँ। मैं आपसे वही सवाल मनोज पूछ जी, रहा हूं। मैं आपसे मनोज वही जी, सवाल। पहली बात तो सर- पंकज जी नहीं। जो भ्रमित कर रहे हैं इंदिरा सच कह रहा गांधी हूं। की सर भ्रम हत्या- तो भ्रम सर इंदिरा देखिए ना, गांधी भ्रम तो की सारे हत्या दूर हो गए 1984 सर, में भ्रम हुई थी। सारे दूर हो गए। उसके वो बाद जो चुनाव आप में 149 से रहा करते थे, 1985 अब में। 19 रह अरे गए। उसी के बाद जी। ही तो चुनाव हुए दादा। अरे तो 1984 में इंदिरा गांधी गांधी जी की हत्या हुई थी अक्टूबर के महीने में। 98 और ये के चुनाव पूर्व पैदा में। करें, ये तो ये उसके भी बाद बता 6 रहे महीने में तो 1985 चुनाव हुए में। गुजरात में कृपया भैया। करके हर चीज को उसके 6 आप महीने में तो चुनाव हुए। भावनात्मक एंगल से ना अच्छा, जोड़ें। अभी मानो कि राहुल और पहली बात तो भूतकाल की बात है, अभी उस पर राहुल क्या गांधी लकीर पीटना रणछोड़ दास पंकज है, जी? नहीं मान रहे हो, नहीं मान हम तो रहे। स्वीकार कर रहे हैं गुजरात में आप बड़ी जीत दर्ज स्वीकार कर कर रहे रहे हैं कि हैं। राहुल खत्म गांधी कहानी। रणछोड़ दास है। अरे राहुल गांधी फ्लॉप नेता है कि नहीं ये बताओ, सुपर फ्लॉप। चलिए पूरे देश ने सुनिए खारिज ना कर पंकज दिया। जी, अब जवाब ले बहुत लें। बहुत नहीं, पंकज जी नहीं। मैं निवेदन अरे, करूंगा सच बात है, इसमें बुरा कि क्या लग रहा है? आपने सच क्यों हमारे बुरा लग साथ रहा है? कई साल काम किया सच है क्यों पार्टी बुरा के लग रहा है? साथ। आप इस अरे, तरह सच की सर, वो क्यों आपको बुरा लग याद रहा है? दिला रहे हैं, भाषा सर, का आपने प्रयोग उनके करेंगे साथ तो काम मुझे किया, मुझे सर। खेद है। आपने ये आपको राहुल सूट गांधी नहीं करता, सुपर आपके फ्लॉप जेस्टर को राजनेता सूट है, नहीं इसका करता क्यों बुरा पंकज लग रहा है? जी। सत्य आप ये इस सत्य तरह नहीं की क्या? आप इस तरह अरे की गलत भाषा क्या का कह रहा प्रयोग हूँ? अरे कर रहे हैं गलत कह रहा हूँ ना। क्या? हमने कभी अरे राहुल उम्मीद नहीं गांधी की थी। फ्लॉप राजनेता नहीं है। अरे राहुल साहब गांधी सुनिए, सुपर फ्लॉप राजनेता है कि नहीं? इतना अभिमान मत अरे ये करिए तो बता दो पंकज भाई। जी। इतना राहुल अभिमान गांधी तो सुपर रावण फ्लॉप को भी नहीं राजनेता है जचता कि है नहीं? जितना राहुल अभिमान आप गांधी लोग जी कर रहे सुपर फ्लॉप हैं। राजनेता रुकिए है कि जरा नहीं? पंकज जी, राहुल पंकज जी, जी एक सवाल ले पैदल लेने यात्रा दीजिए पर मुझे। निकले एक हैं। सवाल ले लीजिए, आप राहुल जी से एक जल्दी सवाल ले बुरा लीजिए। लगता है, अवनीश जब जी, समस्या को टटोलने लगता है बुरा निकले लगता है, हैं। अवनीश जी, जिसके बुरा ऊपर लगता है, मोदी मैं जी समझ अवनीश जी, ने एक सवाल का जवाब दे समझ दीजिए। सकता हूँ, समझ अवनीश जी, सकता हूँ। एक सवाल का जवाब ये देखिए, शांत रहेंगे सुनिए, तो मैं हाँ, जवाब हो दूंगा गया, ना वो मनोज हो गया, जी। हो गया, उन्होंने ये बोल शांत दिया। रहेंगे तो नहीं नहीं, बिल्कुल शांत है वो जी। अवनीश जी, सवाल यही है कि 156, अब वो 156, वो 36 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, वो 156 की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 149 सीटें आपके पास रहा करती थी, जिसका जिक्र सेलेंजी अभी कर रहे थे, आप भी जिक्र कर रहे थे। 149 से 19 की तरफ देखिए मनोज अवनीश जी, आखिर आप समझ रहे हैं आप स्थितियों को। देखिए, बेहतर तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा होना। देखिए मनोज जी, मैं शांति से बस दो बातें बिल्कुल कहूंगा। शांति से कहिए मनोज जी। देखिए, गुजरात के जो नतीजे हैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, मैं कह रहा हूं खुद मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है, ये आत्मचिंतन विश्लेषण के नतीजे हैं। क्योंकि आप देखें गुजरात में हमारी ये स्थिति बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? सुनिए, हाँ जी, हम कांग्रेस के लिए, मैं बीजेपी की बात नहीं, कांग्रेस के लिए। हाँ, हाँ। आप समझें, हम 77 सीटों से हम इतने नीचे, उसका कारण, जबकि आप देखें गुजरात में दो चीजें बीजेपी के लिए, दो फैक्टर काम किए। एक तो नरेंद्र मोदी जी का वहां होना, नरेंद्र मोदी जी का बार बार ये कहना 27 साल की सरकार के बाद कि गुजरात की अस्मिता के लिए आप किसी को नहीं, आप मुझे वोट दो, नरेंद्र मोदी को वोट दो। पहली बात, गुजरात में वो वहां की जनता ने उस चीज को एडमिट किया। दूसरी चीज आप समझें कि अब सबसे बड़ी कांग्रेस को विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो आम आदमी पार्टी नाम का ये जो भूत है, आम आदमी पार्टी नाम की जो पार्टी है, जो कि सिर्फ वहीं काम करती जहां भाजपा के लिए वो राजनीतिक जमीन, गुजरात में यही हुआ। आप देखें गुजरात में वहां आके, आप अगर मनोज जी का शाम को जब नतीजे पूरे आएंगे, आप देखेंगे अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आप वोट ऐड करेंगे ना, तो हो सकता है आपको भाजपा के आसपास दिखाई दें। और ये आप देखें, ये कहीं ना कहीं ये द्विवेदी साहब बड़ा सही कह रहे हैं कि ये गुजरात हमेशा से एक प्रयोगशाला रहा है और भाजपा ने यहाँ पे प्रयोगशाला की है। और मैं बता दूं, प्रयोग किया, और ये बताऊं आगे आने वाले चुनाव में भी ये आम आदमी पार्टी को कहते ना अपने एजेंट के रूप में हर राज्य में भेजते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी को, अन्य राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं इस रणनीति पर काम करना होगा। ठीक है, गुजरात हमारी अभी परिस्थिति नहीं ऐसी कि हम चुनाव जीत पाए, लेकिन आगे आने वाले समय कांग्रेस पार्टी को और हर राजनीतिक दल को ये काम करना होगा कि इस चीज से आप कैसे निपटें। क्योंकि ये दो लोग मिलकर लड़ रहे हैं। पहले एक इनका भाई आके पूरी उनके लिए जमीन तैयार करता है, दूसरे जो भी राजनीतिक दल उसके वोट काटता है, उसके बाद दूसरी पार्टी। सर, आपने तो जमीन में, सर आप देखिए ना, पूरी जमीन तैयार करने का मौका भी दे दे। आप जाते ही नहीं है गुजरात में, आपके नेता ही गुजरात में जाते। देखिए, पहले भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राहुल जी शायद गुजरात चुनाव के बीच में या तो इसके बाद या इसके पहले करते। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि वो शुरुआत से वो कन्याकुमारी की, गुजरात तो गए भी नहीं, 2-3 बार कुछ आम सभाएं करने गए। वही तो हम कह रहे हैं सर, क्यों नहीं गए? तो आप देखें, इस बात को आप समझें कि आने वाले समय में इस चीज पर एक पार्टी, मुझे लगता है आत्ममंथन, आत्मचिंतन होगा। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, हम गुजरात के चक्कर में हिमाचल क्यों भूल रहे हैं?
जहां के पूरे सेब पूरा देश खाता है, जहां मोदी जी ने वादा किया था इसके पहले जो चुनाव थे 2017 में कि जो भी कोल्ड ड्रिंक होगी उसमें हम कहेंगे कि आप 10% यहाँ के सेब का जूस मिला। वहां की जनता ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। आप चिंता मत करिए, जो आंकड़ा 33 है ना, ये आंकड़ा 40 और 42 तक जाएगा। और वहाँ 30 हो गया, वहाँ हम सरकार, 34 पंकज जी जिगजैग हो रहा है, चिंता मत करिए, थोड़ा रुकिए। छोटा राज्य है, सिर्फ 68 सीटें हैं, 1-1.25 लाख 1.5 लाख से ज्यादा की कहीं वोटिंग नहीं है हिमाचल में किसी भी। कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हिमाचल में मनोज जी जब 90-90 हजार की वोटिंग है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप देखेंगे। किसको इंतजार? पंकज जी बोल दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में फिर मैं कह रहा हूँ सर कि कांग्रेस पार्टी मनोज जी 2014 से 2022 आ गया। मैं आंकड़ों की बात कर रहा था कि ये इनका 41वां चुनाव है, 52 चुनाव में से जो लगातार और बुरी तरीके से आ रहा है। आप देखिए क्या स्थिति है, 77 से 20 के नीचे आ गए गुजरात में। हिमाचल का फिगर आपको देखा कि 34 सीटें भाजपा, 30 कांग्रेस, ये स्थिति है। और उसके बाद दोष दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अब देश में पाताल की तरफ अग्रगामी है, पतन की ओर है। ये बहानेबाजी है कि कोई पार्टी आ गई, उसने ये ग्राउंड बना दिया। अरे आप क्या कर रहे हो, फिर भजन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, क्या आपका मौलिक चिंतन है? राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं है, कर रहा है ना, राजनीति की बात करते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अपना काम कर रहा है ना, मोदी जी के जो गण है वो काम कर रहे हैं ना। जो भी विपक्षी राजनीतिक दल होता है उसके घर ईडी सीबीआई पहुंचता है। पलायनवादी विजेता नहीं हो सकता। अरे तो जो पलायनवादी ईडी सीबीआई कर रहे हैं, अच्छा ही पता है मनोज जी, क्या मोरबी हादसा नहीं हुआ? क्या मोरबी में भारतीय जनता पार्टी, अगर मनोज जी अगर मोरबी में फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो भैया फिर तो धन्य है, धन्य, फिर तो कोई मुद्दे ही नहीं रह जाएंगे। देवदत्त जी फिर हम मुझे बताएगा 150 लोग के मरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के फिर तो कोई मुद्दे ही नहीं रह जाएंगे, खत्म हो गई बात। फिर देवदत्त जी चुनाव करवाना बंद कर दो आप। फिर तो आंकड़ा गुजरात में 16 के आसपास कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। इस दौर में भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। ये जरूर है कि हिमाचल मुस्कुराने का मौका कांग्रेस को देगा। अभी जो तस्वीरें नजर आ रही है, 34 बीजेपी सर कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं सर, अभी देख वो उनको विश्वास है। अवनीश जी कह रहे हैं कि आप ठीक है, ठीक, हम नहीं कह रहे हैं सर, हम नहीं कह रहे जी देवदत्त जी। लेकिन ये जो आंकड़ा है 16 कांग्रेस का आंकड़ा सर, और आप कुछ कर नहीं पाई या आपने सब कुछ कर दिया? आप देखें कि जो रणनीति है और जो आक्रामक चुनाव लड़ने की, साम दाम दंड से चुनाव लड़ने की, अब जो जमाना बदल गया। पहले ये था कि पार्टी का टिकट यानी जीत है, वो सब जमाना चला गया। अब तो राजनीति में आपको क्रिकेट की तरह जैसे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तब आप चुनाव जीतोगे। और भाजपा और उसके रणनीतिकार मोदी साहब यही कर रहे हैं। वो बूथ पे जमावट भी करते हैं, संसाधनों की भरमार देते हैं चुनाव में। और फिर आपने देखा किस तरह से उन्होंने पूरे देश के चुनिंदा नेताओं की एक साथ सभाएं करवाते थे। एक जो माहौल बनाया जाता है और जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है और जो जमीन पर काम भी होता है। गुजरात में जब से इन लोग आए हैं सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। और लोग कहते हैं कि हम पूरी रात भी अकेले घूमते रहे, वहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं तो कहीं कोई ये डर और भय नहीं रहता, विकास भी हो रहा। तो ये सब चीजें मिला के होती है। अब किसी एक मुद्दे पे चुनाव नहीं जीता जाए। आप सोचें कि हम विकास की दम पे जीत जाएं और जनता को परेशान करें तो भी नहीं आप जीत सकते। तो ये जो समग्र जो माहौल बनाने की रणनीति है और आखिरी में चुनावी दौर में ध्रुवीकरण कर लेते हैं, वो एक रणनीति है। चलिए हिमाचल का आंकड़ा भी अब बदल गया है, 34 पर बीजेपी है और 30 पर कांग्रेस। लेकिन चलते हैं हम सीधे, अब बात भानु प्रतापपुर की करने वाले, क्योंकि गुजरात और हिमाचल की बातें कर ली है हमने, समझ रहे हैं। आप बने रहिएगा सभी मेहमान मेरे साथ, पर सीधा भानु प्रतापपुर चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।